जय हिंद दोस्तों, राजिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ फिर से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर। वीडियो की लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख सके और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो टाइम की बचत करते हुए मैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जा रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू यानी रंजम्मा जो थी, मगम्मा को अपनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? चलिए इन आंसर के द्वारा हम पता करते हैं कि आखिर रंजम्मा जो थी सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो ठीक है, हम आंसर की ओर चलते हैं। मगम्मा की बहू रंजम्मा को जब इस बात की जानकारी मिली कि मगम्मा अपने कमाए गए धन को रंगप्पा को देना चाहती है, किसको पता चला ये बात? रंगम्मा को। उसे रंजम्मा जो थी उसको पता चला कि मेरी सास ना अपने जो कमाती है धन किसको देना चाहती है? रंगप्पा को देना चाहती है। तो उसने अपने पुत्र को डरा धमकाकर दादी के पास भिजवा दिया। अपने पुत्र को कहाँ भिजवा दी? अपनी दादी के पास भिजवा दी। अब मगम्मा को दही बेचने जाने में कठिनाई होने लगी। अब मगम्मा को दही बेचने जाने में क्या होने लगी? कठिनाई होने लगी। वह कैसे अपने माथा पे दही की घड़ा संभालती और फिर बच्चा को? जब उसके पास बच्चा आ गया, उसका पोता आ गया, तो उसको दही बेचने जाने में कठिनाई होने लगी और बच्चा भी घर जाने का जिद कर रहा था। बच्चा कहाँ जाने का जिद कर रहा था? कहाँ? अपनी माँ के पास, अपने घर जाने का जिद कर रहा था। और इस तरह मगम्मा अपने घर वापस आ गई। जब बच्चा जो था जिद कर रहा था अपनी मम्मी के पास जाने के लिए, तो बच्चा तो छोटा था, वो अपने से नहीं जा सकता था, इसलिए वह दादी को जिद करता था कि चलिए मेरे हमको मम्मी की याद आ रही है। और इस तरह मगम्मा जब अपने पोते को घर लेकर आई तो वो भी आ गई साथ में, आ ही जाएगी ना। तो इस तरह मगम्मा अपने घर वापस आ गई और उसकी बहू जो थी अच्छे से स्वागत की और दोनों के बीच इस तरह से झगड़े जो थे थोड़ा कम हो गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलती हूँ। इसमें दूसरा प्रश्न है, कवित्री के अनुसार बेटी के आंसू कब आते हैं और क्यों? कवित्री यानी जो काव्य खंड है उसमें उसमें दूसरा उसमें चैप्टर है, उसमें एक अथी है अक्षर ज्ञान, उसमें एक चैप्टर है अक्षर ज्ञान, उसी से प्रश्न लिया गया है। तो कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आ जाती है? कवित्री यानी कवित्री जो है, लेखक जो होता है उसे कवि कहते हैं और जो लेखिका होती है उसे कवित्री कहते हैं। तो कवित्री के अनुसार बेटे के आंसू कब निकल आते हैं? आइए इन आंसर के द्वारा जानते हैं। तो ठीक है, आंसर है कवित्री के अनुसार जब बच्चा अंक लेखन और शिक्षा लेखन करता है। कवित्री के अनुसार क्या करता है? अंक लेखन और शिक्षा लेखन। अंक लेखन का अर्थ हुआ जब बच्चा लिखकर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे अंक लेखन कहते हैं। और जब शिक्षा लेखन करता है यानी पढ़ने को जो पढ़ता है ना, जब मतलब कोई मैम जो होती है चाहे कोई सर उसको पढ़ाता है तो उससे जो विद्या प्राप्त करता है उसे शिक्षा लेखन कहते हैं। तो जब बच्चा अंक लेखन और शिक्षा लेखन करते हैं तो उस लेखन प्रक्रिया में बच्चे से अनेक त्रुटियां होती है। त्रुटियां का अर्थ हुआ यहाँ पे अनेक गलतियां होती है। जब बच्चा प्रयास करता है अध्ययन करने का तो उससे क्या होता है? अनेक त्रुटियां यानी अनेक गलतियां होती है। तो बच्चे को आंसू निकल आती है। जब बच्चों को ना बहुत त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, तो बच्चे अपने आप को बेचारा महसूस करने लगते हैं, सोचते हैं कि यार हमसे अब नहीं होगा और रोने लगते हैं। तो बच्चे के आंसू कब निकल आते हैं? जब बच्चा अंक लेखन और शिक्षा लेखन करते हैं तो उसमें अनेक गलतियां होती है और बच्चा अपने आप को बेचैनी महसूस करने लगते हैं और उसी प्रक्रिया में बच्चे को आंख से आंसू निकल आते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। तो मैं चलती हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? किनकी दृष्टि से? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? आइए इन आंसर के द्वारा जानते हैं आखिर धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है। कैसा महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। और यह वैदिक और ब्राह्मण की भूमि है। किसकी भूमि है? वैदिक और ब्राह्मण की भूमि है। यह बौद्ध धर्म की यह बौद्ध धर्म की जन्म भूमि है। यह पहले तो थी ये वैदिक और ब्राह्मण की भूमि है। अब देखिए अब है यह बौद्ध धर्म की भी जन्म भूमि है। आगे है
पारसियों धर्म की शरण स्थली, यानी कि यह वैदिक, ब्राह्मण, बौद्ध, पारसियों सबकी जन्म स्थली है। यहाँ सभी धर्म का जन्म हुआ है। यहाँ आज भी नए नए धर्मों का उद्भव होता रहा है, यानी कि प्राचीन काल में भी यहाँ अनेक धर्मों का जन्म हुआ है और आज भी नए नए धर्मों का उद्भव हो यानी कि जन्म हो रहा है, विकसित हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व था? धर्मों की दृष्टि से भारत का अनेक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ सभी धर्म का जन्म हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इन सारे प्रश्न जो है समझ में अच्छे तरीके से आ ही गया होगा। तो ये है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? हिरोशिमा क्या है? तो हिरोशिमा एक जगह है, स्थान है। तो हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? साखी का अर्थ होता है यहाँ पे साक्षी, सबूत। तो हिरोशिमा में सबूत के रूप में क्या है? आइए आंसर के द्वारा जानते हैं। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की जली हुई छाया है। अरे वाह! हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की छाया है। इसका अर्थ है जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था, तो वहां के तो सारे वस्तुएं, घर, पेड़ पौधा, मकान सब तो धुंध कर जल गया था। तो वहां आखिर बच क्या गया था? तो बड़ा बड़ा जो पत्थर था वही आधा जल कर धुलस कर बच गया था। तो क्या है? पत्थर पर लिखी हुई मानव की जली हुई छाया है। आगे अर्थात अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम। क्या अमेरिका द्वारा क्या गिराया गया था? फूल बरसाया गया था? नहीं, परमाणु बम बरसाया गया था, जो मनुष्य के द्वारा विनाशकारी सोच के परिणाम आज भी साक्षी या साखी के रूप में हिरोशिमा के शहरों में इधर उधर पड़ी हुई है। जो अमेरिका पर जो परमाणु बम गिराया गया था, वो क्या आकर भगवान ईश्वर गिरा दिए थे? जापान पे भगवान आए थे गिराने की? नहीं, लो हम बरसा देते हैं परमाणु बम। नहीं, ये जो अमेरिका द्वारा गिरा था। तो अमेरिका कौन है? भगवान है? नहीं, अमेरिका के जो आदमी है, मनुष्य हो तो एक मनुष्य ही है। तो ये जो सोच था परमाणु बम बनाने का या गिराने का, तो ये किसका सोच था? मनुष्य का ही ना सोच था। तो ये मनुष्य का अच्छा सोच था, बहुत अत्यंत सोच था, नहीं विनाशकारी सोच था। इससे हिरोशिमा में अनेक मनुष्य, प्राणी, घर द्वार सब जल गए, सब बर्बाद हो गए। तो ये विनाशकारी न हुआ? तो ये विनाशकारी सोच का परिणाम था, जो मनुष्य के द्वारा विनाशकारी सोच की कहानी आज भी कह रही है। तो हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई परमाणु बम है। यहाँ पे गलती से परमाणु लिखा गया था, तो आप लोग यहाँ पे परमाणु कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये मनुष्य के साखी के रूप में क्या है? तो आप लोग इस आंसर के द्वारा जान ही गए होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। तो मैं अगले प्रश्न की ओर। इसके दांत कहानी के नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। जो गोधली है उसका गदखन है, उसमें ये दूसरा चैप्टर है बिस्के के दांत, तो उन्हीं में से प्रश्न लिया गया है। बिस्के के दांत कहानी के नायक कौन है? तो आंसर बिस्के के दांत कहानी के नायक मदन है। कौन है? मदन है। इस कहानी में मदन के चरित्र का वर्णन है। इस कहानी में किसके चरित्र का वर्णन है? मदन के, जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। जो क्या है? सबसे अधिक प्रभावशाली है। बुराई का अंत करने वाला ही नायक होता है। किसके अंत करने वाला नायक होता है? अच्छे का? नहीं, बुराई का जो अंत करता है वही नायक कहलाता है। तो कहानी का अंत करने वाला क्या कहलाता है? वो नायक कहलाता है। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से होता है। कहानी का अंत कैसे होता है? तो कहानी का अंत मदन द्वारा विष के दांत तोड़ने से होता है। कहानी में वह अन्याय सहन नहीं करता है। वो जो मदन है वो क्या अन्याय सहन करता है? नहीं, वो कहानी में अन्याय सहन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। नायक की पहचान होती है, नायक की पहचान है या होती है निर्भीकता और साहसिकता। निर्भीकता का अर्थ हुआ बिना किसी डर के, झिझक के किसी काम को करना। जो मदन ने किया था बिना डर के, कासू के 2 दांत तोड़ दिया था। जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन 2 दांत तोड़ ही दिया था। और साहसिकता का अर्थ होता है कि सहना,
जो सहन करता है, जो सहता है, जो अपने अंदर सहने की क्षमता रखता है, तो वो कितना सहता। अपने पिता जो गिरधर था, वो रोजाना मार खाता था, पीटते थे उसके बाद पिता, फिर भी कुछ नहीं बोल जाता, तो वे सहते थे। तो ये जो दोनों गुण हैं, ये दोनों गुण मदन के अंदर मौजूद है। तो अतः कहानी के मूल नायक कौन है? कहानी के मूल नायक मदन है, क्योंकि उसके अंदर निर्भीकता और साहसिकता है। ये दोनों गुण किसके बीच है? ये मदन के बीच है। इसलिए इस कहानी के मूल नायक कौन है? तो इस कहानी के मूल नायक मदन है। तो आशा करती हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ। अगला प्रश्न है, मनुष्य नाखून बार बार क्यों काटते हैं? अरे ये जो मनुष्य है, प्राणी है, नाखून जो होता है, उंगली में जो नाखून होता है, उसे बार बार क्यों काटता है? तो आइए इन आंसर के द्वारा जानते हैं। मनुष्य की नाखून पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य की जो नाखून है, किसकी वृत्ति का प्रतीक है? मानवी का नहीं, पार्श्वी का। पार्श्वी का अर्थ होता है पशु, जानवर। ये पशु जानवर की वृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य इसे बार बार काट कर अपनी पशुता को मनुष्य इसे बार बार काट कर पशुता के निशानी को मिटाना चाहता है। ये जो पशुता के निशानी है, उसे मिटाना चाहता है। वो चाहता है कि नहीं, हम मनुष्य बनकर रहे, लेकिन उसके अंदर जो पाशवी वृत्ति है, वो तो रहेगा ही नहीं। तो वह क्या करता है? काट कर मिटाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास कोई भी पाशवी वृत्ति ना रहे, उसके पास कोई भी पाशवी यानी पशु की जो वृत्ति है, वो ना रहे। इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। इसलिए कौन काटता है नाखून को बार बार? जानवर, पशु नहीं, मनुष्य काटता है। वो चाहता है कि हम मनुष्य बनकर रहे, प्राणी बनकर रहे, लेकिन उसके अंदर जो पाशवी वृत्ति है, वो तो रहेगा ही। इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है, काट जाता है कि वो हट जाए, लेकिन ये तो हटने वाला है ही नहीं। इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। तो आशा करती हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो धन्यवाद।